स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है करंट इन कंडक्टर्स को देखेंगे, हम लोग जो है ओम्स लॉ को देखेंगे, हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ को देखेंगे और हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो होता है बहुत सारे चार्ज जो हैं वो एट रैंडम जो है वो चार्ज यहाँ वहाँ ऐसे 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 बहुत सारे चार्जेस जो है वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे चार्जेस जो है इधर उधर रैंडम जो है मूव करते रहते हैं। तो यदि हम एक कोई इसके अक्रॉस यदि कोई हम एक मान लीजिए किसी भी एक एरिया को हम इसके अक्रॉस रख दें तो इस एरिया में एट ए टाइम बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाते रहते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आते रहते हैं। तो इनका जो डिफरेंस यदि इनके जो हम नेट डिफरेंस को यदि हम लोग Q प्लस से डिनोट कर दें तो ये Q प्लस क्या होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर जो जा रहा है वो। अब यदि हम मान लीजिए ऐसा ही नेगेटिव चार्ज भी यहां से यहां जा रहा है तो यदि हम नेगेटिव चार्ज को भी ऐसे नेट नेगेटिव चार्ज निकालें तो हमारा Q माइनस क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा नेट नेगेटिव चार्ज। तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या निकला Q प्लस, नेट नेगेटिव चार्ज क्या निकला Q माइनस। तो जो नेट चार्ज जो इस प्लेट के अक्रॉस मूव कर रहा है उसको हम लोग यदि Q बोलते हैं तो Q प्लस माइनस Q माइनस हो जाएगा वो नेट चार्ज जो इस एरिया के अक्रॉस मूव हो रहा है। तो ये चार्ज हम टी टाइम की बात कर रहे हैं, ये टी टाइम में ऐसा हो रहा है, टाइम टी में इतना चार्ज Q प्लस माइनस Q माइनस जो है इतना जो है चार्ज इस कंडक्टर इस एरिया के अक्रॉस मूव कर रहा है। तो वो चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। वो करंट क्या होगा, जो चार्ज उस पार्टिकुलर एरिया में उस एरिया के अक्रॉस टी टाइम में मूव कर रहा था, दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। लेकिन ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं ये चार्ज जो है एक स्ट्रीम के रूप में नहीं बह रहा है, ऐसा 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 एक स्ट्रीम के रूप में नहीं बह रहा है, एक नदी के रूप में नहीं बह रहा है। ये इंटरमीडिएट चार्ज है, ये रुक रुक के कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इस टाइप से चार्ज होता है। इसलिए हम लोग जो है इसको हम लोग ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम किसी पार्टिकुलर टाइम डेल्टा टी टाइम की हम बात करते हैं, एक छोटे से टाइम स्पैन की हम बात करते हैं। उस छोटे से टाइम स्पैन में यदि डेल्टा Q चार्ज मूव किया, इसके अक्रॉस यदि स्मॉल चार्ज मूव किया कितने टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में, डेल्टा टाइम में, तो जब करंट की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा Q बाय डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। वो टाइम स्पैन हमारा जितना हम मिनिमम ले लेंगे उतना हमारा बेस्ट रिजल्ट करंट का आएगा। और करंट की यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। और एम्पेयर जो होता है ये इतना वास्टली वेरी करता है कि यदि लाइटनिंग की हम बात करते हैं, जो बिजली चमकती है उस बिजली में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर करंट होता है। और यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसके नर्व्स में जो होता है माइक्रो एम्पेयर में करंट होता है, मतलब माइक्रो एम्पेयर से लेकर के 10,000 ऑफ एम्पेयर तक करंट जो है वेरी कर सकता है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि करंट जो होता है वो फ्लो होने का उसका रीजन क्या है, या किसी हम देखते हैं कि कुछ बॉडीज कहलाती है कंडक्टर्स, कुछ बॉडी कहलाती है कंडक्टर्स, कुछ कहलाती है इंसुलेटर्स और कुछ कहलाती है सेमीकंडक्टर्स। ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तीनों जो बॉडीज होती है, ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है उसको हम समझते हैं। क्या होता है कि आप सब जान रहे होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ इसके अक्रॉस मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है फ्री रहता है। लेकिन यदि हम कुछ मेटेरियल की बात करें, हम बल्क ऑफ मैटर की बात करें, जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर यदि हम ले लें, यदि हम 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लें तो उसमें 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उतने मॉलिक्यूल्स के
इलेक्ट्रॉन्स वो सब स्ट्रांगली इतना ज्यादा, 1 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस पूरे बल्क में मूव करने के लिए फ्री होता है। तो अब यदि मान लीजिए बाहर से हम कोई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, यदि हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उसको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो वो चार्ज जो है आराम से फ्रीली उस बॉडी में मूव कर सकता है। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं इंसुलेटर टाइप के, कि जो उनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद भी जो अपने बेस है, अपने जो बॉन्डिंग जो न्यूक्लियाई जो है उससे वो सेपरेट नहीं हो पाता, वो मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे जो होते हैं ऑब्जेक्ट जो है इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो बात हुई सॉलिड कंडक्टर्स की। सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज को लेकर मूव करते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी मूव होता है, नेगेटिव आयन भी मूव होता है। माने इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव कैरियर, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं, दोनों करंट के लिए, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स, सॉरी, ये सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे जो है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं, जिसके कारण से वो जो है चार्ज कैरियर के रूप में जाने जाते हैं। तो लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा फिलहाल टॉपिक में जो रहेगा वो सॉलिड कंडक्टर के ऊपर ही रहेगा। जैसे अभी हम मान लीजिए हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये एक सिलेंडर है, इसके अक्रॉस हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी यहां पर पॉजिटिव चार्ज वाली, और यहां पर हमने लगा दी नेगेटिव चार्ज की प्लेट। हमने एक सिलेंडर का कंडक्टर ले लिया, उसकी एक साइड हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाई पॉजिटिव चार्ज की, एक साइड हमने लगाई नेगेटिव चार्ज की प्लेट। तो जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रहेगी वो इसके जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको अपनी ओर खींचेगी, और जो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको वो ये अपनी ओर खींचेगा। तो ये इससे मिलने के बाद से ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए उसमें से करंट जो है फ्लो करेगा। ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा, ये कुछ क्षणों के लिए होगा। लेकिन यदि हम इसी को, अब ये इससे न्यूट्रलाइज होगा, यदि हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर दें, और निरंतर रेगुलर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते रहें, तो यहाँ से रेगुलर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता रहेगा। तो इस तरीके से हमको क्या फील होगा कि इस कंडक्टर में जो है रेगुलर एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो जाएगी और इसमें रेगुलर चार्ज मूव करेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलते हैं। ओम्स लॉ ने कंडक्टर्स में इसी फ्लो को डिफाइन किया है कि जो ये फ्लो होता है उसको जो है ओम्स ने, जीएस ओम्स ने 1828 में, जीएस ओम्स जो है 1828 में उन्होंने इसको जो है बताया था। उन्होंने बोला था कि जब करंट जब किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है, तो यदि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में यदि करंट जो है फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू V, and यदि हम if we will remove this proportionality sign, then it is replaced by a constant that is known as R. This R is known as resistance. यही R जो है रेजिस्टेंस है, जिसको हम, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट भी करते हैं। तो V is proportional to I, and whenever we will replace this I, whenever we change this I, then it is replaced by a constant that is known as R. This R is resistance of the conductor, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसको हम लोग ओम लिखते हैं, हम लोग इसको डिनोट ऐसे ओम से करते हैं। अब ये बोल रहा है कि ओम जो है किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ये कैसे कर सकते हैं, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ।
जैसे कोई कंडक्टर ये दिया है आपको, इसकी लेंथ मान लीजिए L है, इसका एरिया A है। यदि हम ऐसे दो कंडक्टर को हम जोड़ दें, यदि हम ऐसे दो कंडक्टर्स को जोड़ दें, यदि हम ऐसे दो कंडक्टर को जोड़ दें, तो इसकी जो हमारा V इज इक्वल टू आई आर था, तो R इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन आई। अब जब ये दो कंडक्टर जुड़ गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V, तो इसके अक्रॉस V रहेगा और इसके अक्रॉस भी V रहेगा। तो दोनों कंडक्टर के अक्रॉस V रहा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2V हो गया। तो यहां पर हम V की जगह क्या लिखेंगे, 2V अपॉन I। तो जो न्यू R रहेगा वो इस वाले R का डबल हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा, यदि हमने कंडक्टर की लंबाई बढ़ा दी तो जो है करंट जो है रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल है, लेंथ से प्रोपोर्शनल है। अब यदि हम एरिया की बात करते हैं, यदि हम एरिया की बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग यही कंडक्टर हम लोग देखते हैं, इस कंडक्टर के हम लोग एरिया को आधा कर दें। ये कंडक्टर है, यही कंडक्टर है, इसके एरिया को हम लोगों ने आधा कर दिया, इसको हमने आधा तोड़ दिया, लेंथ उसकी सेम रखी। अब इस टोटल में आई करंट फ्लो हो रहा था, तो इसका एरिया हाफ हो गया, तो यहाँ I/2 जाएगा, यहां से भी I/2 जाएगा। माने यदि हम आधे कंडक्टर को कटिंग करके ब्रेड को यदि बीच से काटते, ऐसे हम काट के हम अलग कर दे, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो आपका I/2 रहेगा। तो अब यहाँ पे जो Rn न्यू जो R रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I। तो V अपॉन I, अब I कितना हो गया, यहाँ पर I/2 हो गया, तो I अपॉन 2, तो जगह 2V अपॉन I, इसका मतलब 2R। तो इसका मतलब एरिया को आधा करने पर रेजिस्टेंस डबल हो गया। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको कंबाइन कर दो, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो व्हेनेवर वी चेंज दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ पर हमारा फिर एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है किसी भी एक मटेरियल के लिए, किसी भी कॉपर, एल्युमिनियम, किसी के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। अब रो की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रो, वो होती है ओम मीटर, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है 1 अपॉन रो, इसको बोलते हैं सिग्मा, हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होता है जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अब आपने क्या देखा, हम यदि देख रहे हैं तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अभी हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई रो L बाय A। क्लियर, R यानी रो L A, L अपॉन A होता है। अब I अपॉन A जो होता है वो होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, यानी करंट डेंसिटी। इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बदले में हम यहाँ J लिख सकते हैं, J रो L V। तो V जो आपका होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इंटू L, तो J रो L, ये L कट गया। आप ये रो और L में कंफ्यूज मत होइए, ये रो है और ये आपका L है, तो ये कट गया, तो J इंटू रो बराबर E होता है। अब आप यदि इसको, इस रो को इस साइड ले आइए, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू E। तो 1 अपॉन रो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था 1 अपॉन रो जो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी इंटू E। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ।
लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या बोलता है कि हमने ये देखा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, I इज प्रोपोर्शनल टू V, V और I प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ये V हमारा, ये I। ये थ्योरेटिकल ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत से मटेरियल में ऐसा होता है कि ये ग्राफ ऐसा ना दिख करके ऐसा ना दिख करके ऐसा हो जाता है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ प्रॉपर्ली होल्ड नहीं करता है। अब इसमें एक चीज होता है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। तो यदि V हमने बढ़ाया तो I बढ़ा, तो V कम करेंगे तो I कम होगा। माने यदि हम V का डायरेक्शन चेंज कर दें तो I भी हमारा कम हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन बहुत से डायोड में क्या होता है, यदि आप उनका चार्ट प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा जो है ये बढ़ेगा तो ये ऐसा बनता है, जब माइनस में जाएगा तो ये जो है उल्टा बन जाता है। तो ये डायोड जो होते हैं, ये जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये कुछ केसेस में कंडक्टर नहीं फॉलो करते, कुछ केसेस में ये डायोड नहीं करते। अब यदि हम मान लीजिए हम गैलियम आर्सेनाइड को यदि देखते हैं, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, जो इनका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब आप देखें, यदि आपने V = IR देखा था तो एक V के लिए एक I वैल्यू थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, I की एक, ये I की जो वैल्यू है वो इस V के लिए भी यही I है और इस V के लिए भी यही I है। तो इसका मतलब दो वोल्टेज के लिए सेम I आ रहा है। ये जो है ओम्स लॉ के अगेंस्ट होता है। तो इस प्रकार से ये गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल जो होता है, कुछ डायोड्स होते हैं, ये सब जो होता है, ये सब जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। अब जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये रेजिस्टिविटी जो होता है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो 10⁸ से 10⁵ के -5 के 10⁻⁻8 से 10⁻⁻5 के बीच में होती है रेजिस्टिविटी की वैल्यूज। वो होती है कंडक्टर्स के लिए, 10⁻8 से 10⁻5 के बीच में होती है। ठीक है। और उसमें आपका क्या नाम है, इंसुलेटर्स में इनकी वैल्यू 10⁵ के आसपास होती है। 10⁵ ये क्या होता है, प्योर वाटर, रबर, ये आपका होता है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इनके लिए इसकी वैल्यू 10⁻8 से 10⁻5 के बीच में होती है। इंसुलेटर्स के लिए इनकी वैल्यू 10⁵ के आसपास होती है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी वैल्यू इनके बीच में कहीं पर लाई करती है। तो ये रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस को डिसाइड करती है किसी के लिए। तो इस प्रकार हमने जो है ओम्स लॉ को देखा, हमने कंडक्टर्स को देखा, हमने करंट वाज देखा। इससे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उसके पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और इसमें आपको यदि कोई किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मेरे से जरूर कमेंट सेक्शन में बात करिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।